आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारे साहित्य धारा चैनल में आज आप आए हैं। आप साहेबलाल दशरिया जी हैं। सर, मैं आपका अपने चैनल साहित्य धारा में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को नमस्कार। आप साहित्य के मर्मज्ञ हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आपने अपने विशेष छंदों खनाक्षरी और विधाता छंद में बहुत नाम कमाया है, बहुत नाम अर्जित किया है। हम चाहते हैं कि हमारे जो नए साहित्यकार हैं, नवोदित लेखक हैं, कवि हैं, उनको भी आपसे कुछ सीखने को मिले। आज यही उद्देश्य लेकर के हम आपसे भेंट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं जी। तो मैं चाहता हूं आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू हो उससे पहले आप जैसे जिस बात के लिए जाने जाते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे श्रोताओं के लिए कुछ साहित्यिक जो भी रचना आप चाहते हैं वो गुनगुना के बताएं। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रचना के माध्यम से मैं अपनी शुरुआत करता हूँ कि एक छंद है मुनहरण छंद। जी बिल्कुल, स्वागत है। मैं आप लोगों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि अनेकता में एकता का अपना समाज बने, समता समानता का अपना समाज बने, भाईचारे वाली आज बानी लिख दीजिए। शोषितों को पीड़ितों को करते प्रताड़ित जो, उनके खिलाफ मन मानी लिख दीजिए। तो जुग जुग याद करे तुमको जमाना भी है, जुग जुग याद करे तुमको जमाना भी है, देश के ही नाम जिंदगानी लिख दीजिए। और बार बार हार को मार के पछाड़ भी दो, जीवन में जीत की कहानी लिख दीजिए। बार बार हार को मार के पछाड़ भी दो, जीवन में जीत की कहानी लिख दीजिए। सचमुच ये मनहरण छंद था। जिस तरह से आपने उसे प्रस्तुत किया वो और भी मनोहारी हो गया। जब हम छंद पर बातचीत कर ही रहे हैं जी, तो हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि ये छंद कितने प्रकार के होते हैं। जो छंद मैंने अभी पढ़ा जी, इसे हम मनहरण छंद के नाम से जानते हैं। जी जी, घनाक्षरी छंद है और घनाक्षरी 9 प्रकार की होती है, पर मुख्यतया मनहरण छंद ही प्रायः लोगों के द्वारा गुनगुनाया जाता है। वैसे जलहरण, रूपहरण और भी मतलब 9 प्रकार इसके होते। मैं एक एग्जाम्पल और आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करता हूँ जलहरण घनाक्षरी का। जी जी, जलहरण घनाक्षरी में जो वर्ण होते हैं वो 16 वर्ण होते हैं और हर घनाक्षरी छंद में 8 पंक्तियाँ होती है, जी, 4 चरण होते हैं। जी जी, और हर दूसरी, चौथी, छठवीं, 8वीं में समतुकांत लिया जाता है। अच्छा, बिल्कुल। तो मैं जलहरण घनाक्षरी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जलहरण घनाक्षरी की विशेषता है कि पहली जो पंक्ति है उसमें 16 वर्ण होते हैं, दूसरी पंक्ति में भी 16 वर्ण होते हैं, परंतु दूसरी पंक्ति का जो समापन है वो लघु लघु पर होता है। दूसरी, चौथी, छठवीं, 8वीं लघु लघु पर इनका समापन। अक्षरी छंद है, ये वर्णिक छंद है, तो इसमें वर्ण हम गिनते हैं। वर्ण के साथ साथ जब दूसरी पंक्ति जब आती है तो लघु लघु पर समापन होता है, तो वहाँ हम मात्रा गिनते हैं, परंतु वर्ण ही गिनते हैं हम। अच्छा, तो ये जो मनहरण छंद अभी आपने सुनाया और जो जलहरण छंद अभी आप पढ़ने वाले हैं, ये दोनों वर्णिक छंद हैं। दोनों वर्णिक छंद है, जिसमें वर्णों को ही गिना जाए। वर्णों को ही गिना जाए। घनाक्षरी बोले तो वर्णिक छंद ही है। अच्छा। वर्ण ही गिनेंगे हम इस। मैं जलहरण घनाक्षरी जो है उसका उदाहरण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। कि छल छद्म राग द्वेष पाखंड विहीन बनो, सिर्फ रहो मानवों की अर्चना के बल पर। वाह वाह। छल छद्म राग द्वेष पाखंड विहीन बनो, सिर्फ रहो मानवों की अर्चना के बल पर। अंधे हो के भक्त नहीं करो भाव व्यक्त सही, झूठे संग बहो नहीं भावना के बल पर। क्या बात है। तो ज्ञान भी विशुद्ध रहे, विवेकी प्रबुद्ध रहे,
ज्ञान भी विशुद्ध रहे, विवेकी प्रबुद्ध रहे, तपी त्यागी बनना आराधना के बल पर। और युग को बदलना है, युग को बदलना है, खुद को बदल देना, परिवर्तन होगा साधना के बल पर। युग को बदलना है, खुद को बदल देना, परिवर्तन होगा साधना के बल पर। बहुत ही खूबसूरत छंद है और उतनी ही खूबसूरती से इसे आपने प्रस्तुत भी किया। तो हमारे धन्यवाद। जलहरण जो वर्णिक छंद है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी देंगे आप? जलहरण के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। वर्णिक छंद है, जी। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि मनहरण घनाक्षरी में जो 4 पद होते हैं, प्रत्येक पद में 2 पंक्तियाँ होती है। तो दोनों पंक्तियों में जो ऊपर वाली पंक्ति होती है उसमें 16 वर्ण होते हैं, नीचे वाली पंक्ति में 15 वर्ण होते हैं, और नीचे वाली पंक्ति का जो अंत है लघु गुरु से होता है। मनहरण घनाक्षरी में हर दो पंक्ति में, हर दो पंक्ति में इस प्रकार से मनहरण घनाक्षरी में होता है। जलहरण घनाक्षरी में 16-15 की जगह 16 वर्ण होते हैं, और जो अंत है लघु लघु से होता है। हर पंक्तियों में 16 वर्ण होते हैं। बहुत अच्छी है। जब अच्छा साहेबलाल जी, ये बताइए कि आप जो घनाक्षरी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इसके अलावा आपकी एक और विशेषता, विधाता छंद के भी मास्टर माने जाते हैं। क्या ये बात है? विधाता छंद क्या होता है? देखिए, अब विधाता छंद मात्रिक छंद है, जी। और घनाक्षरी छंद जो है वो वर्णिक छंद 2 प्रकार के होते हैं, मतलब वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। जी, तो जी, वर्णिक छंद पे हमने चर्चा कर ली, अब आप मात्रिक छंद के बारे में जानकारी जी। दें। चलिए। मात्रिक छंद में हमको मात्राओं पर ध्यान रखना पड़ता है, और मात्रिक छंद में बहुत प्रकार के छंद हैं। उसमें बड़ा एक ही खूबसूरत मतलब छंद है विधाता छंद। प्रायः आपने देखा होगा, जो भी अगर छंद लिखता होगा तो वो विधाता छंद पर उसकी कलम जरूर चलती होगी, अच्छा। है ना। बहुत ही मनोहारी छंद, बहुत ही, आप सुनेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल विधाता छंद का सुनाना चाहता हूँ, तब मैं उसकी ग्रामर के बारे में, उसकी मात्राओं के बारे में बात करूँगा। दिलों में खार होगा तो लगे दुनिया ये खारी सी, दिलों में खार होगा तो लगे दुनिया ये खारी सी, अहम का भार होगा तो लगे दुनिया ये भारी सी, वाह वाह। अहम का भार होगा तो लगे दुनिया ये भारी सी, ये जीवन 4 दिन का है, रहो तुम प्यार से प्यारे, क्या बात। ये जीवन 4 दिन का है, रहो तुम प्यार से प्यारे, जहाँ में प्यार होगा तो लगे दुनिया ये प्यारी सी, वाह वाह वाह। जहाँ में प्यार होगा तो लगे दुनिया ये प्यारी सी। ये विधाता छंद है साहब। और इस छंद की मात्राओं पर हम जाए तो इसके लिए हमको प्रत्येक पंक्ति में, मैंने 4 पंक्ति का एक मुक्तक पढ़ा है, गीत भी बना सकते हैं, गज़ल भी बना सकते हैं जी। प्रत्येक पंक्ति में एक पंक्ति की मैं ग्रामर बताता हूँ। यही ग्रामर हर पंक्ति में आपको फॉलो करना पड़ेगा। कि अगर मान लो आपको विधाता छंद लिखना है तो 1 2 2 2 1 2 2 2 ऐसा हम 4 बार करेंगे तो एक पंक्ति हो जाएगी। 1 2 2 2 हाँ, 4 बार करेंगे। 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 इस मात्राएं होगी। हाँ। पर उसका क्रम होगा, पहले नंबर पे 1 मात्रा, दूसरे नंबर पे 2 मात्रा, तीसरे नंबर पे 2 मात्रा, चौथे नंबर पे 2 मात्रा, 5वें नंबर पे 1 मात्रा। इस प्रकार से उसका क्रम होगा। बढ़ता क्रम होगा। हाँ हाँ, नहीं वो क्रम है 1 2 2 2, फिर ये 4 बार ऐसा मिलाएंगे तो एक पंक्ति होगी। और हर पंक्ति में ये वाला क्रम आपको रिपीट करना पड़ेगा, तब आप इसको लिख सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे हरे रामा को हम 4 बार बोलेंगे। ह में 1 मात्रा, रे में 2 मात्रा, रा में 2 मात्रा, माँ में 2 मात्रा, तो 1 2 2 2 ऐसा हो गया ना। इसको मैं 4 बार बोलूँगा तो एक पंक्ति बन जाएगी। जैसे देखिए, हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा, वाह वाह,
हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा। जैसे देखिए हरे बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, या आप इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो क्या बात है, बहुत मुबारक बढ़िया। हो मुबारक हो। तो ये हम कई सारे एग्जाम्पल बिना अर्थ देने वाले शब्द भी बना के हम इसको गुनगुना सकते हैं। और जब आपके जहन में जब आप इसको गुनगुनाने लगेंगे तो आप उसको गाने लगेंगे, और बड़े आसानी से फिर बाद में अपना मीटर थोड़ा थोड़ा मिला लीजिएगा, जी जी। तो आप बड़े आसानी से विधाता छंद लिख सकते हैं। अच्छा। तो ये जैसे अभी विधाता आपने बताया मुबारक हो, बधाई हो, हरे रामा, ये जो बताया, जी तो मात्रा का जो विधान है वो तो वही है। जी। मतलब जिन वर्णों में मात्रा नहीं है या छोटी की मात्रा है वो लघु कहलाते हैं, जी। और जिनमें बड़ी की मात्रा है या बड़ा ऊ की मात्रा है वो सब गुरु कहलाते हैं। गुरु कहलाते हैं। तो इसी विधान से हमको आगे बढ़ना है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो अर्धाक्षर होते हैं, जी। जैसे कि अर्थ लिखना है तो अ के र के ऊपर रेफ लग जाता है, बिल्कुल बिल्कुल थ के ऊपर रेफ लग जाता है। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। रेफ जो लगते हैं उनको किस तरह की मात्रा गिनते हैं? देखिए जो जो अर्धाक्षर होते हैं क्या वो भी मात्राएं गिनी जाती हैं? बिल्कुल, जो अर्धाक्षर होते हैं उसको हम एक मात्रा गिनते हैं। अच्छा। और हमेशा जो अर्धाक्षर होते हैं वो जहाँ पर लगे होते हैं उसके पूर्व में जाके मात्रा भार को बढ़ाते हैं। अच्छा, वृद्धि करते जैसे अर्थ हम बोले हैं। तो अर्थ में अ में एक मात्रा और वो र मिला के दो मात्रा, दो एक हो जाएगा। दो एक हो अर्थ जाएगा। दो एक हो जाएगा। मतलब जो पूर्व वर्ण होता है हाँ, उसमें मात्रा वृद्धि होती है। उसमें जाके मात्रा वृद्धि होती है, परंतु एक स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा दो ही मात्रा भार हो सकता है अच्छा, है ना। कोई ऐसा उदाहरण बताइए जहाँ पर हमने पहले अर्धाक्षर को तो मात्रा भार दे दिया लेकिन दूसरा वाला छूट जाता हो, ऐसा कोई है? जैसे देखिए, व्यक्त कहना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, स्वार्थ। अच्छा। स्वार्थ में जो र है वो आएगा पहले स्थान पे। तो स्वार्थ में जो शुरू में आधा स है उसको हम मात्रा में गिनते नहीं हैं, जी है ना। जी तो स्वा मिला के दो मात्रा पहले से ही है जी है ना। और वो र मिला के और आता है तो वहाँ पर मात्रा भार 3 हो जाती है। जी। परंतु एक ही स्थान पर 3 मात्रा भार नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही होगी। हाँ। तो स्वार्थ में भी 2 एक होगा, दो एक ही होगा। स्वार्थ वहाँ में- पर जो अर्धाक्षर है या रेफ जो है वो विलोप हो जाएगा। वो यहाँ आके 3 जरूर बन जाती है, परंतु एक स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा भार 2 ही होगा। कुल मिलाकर के यही कि वहाँ विलोप हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अगर वो दो कम हो हो- जाएगा। अगर वो एक 2 से मात्रा ज़्यादा होती भी तो- हो गया तो उसको हम 2 ही गिनेंगे। 2 ही गिनेंगे। हाँ जी। अच्छा, व्यक्त। व्यक्त। हाँ, व्यक्त में भी 2 एक। 2 एक ही होगा। हाँ, आधा का आके या में जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एक और एक मिला के 2 हो गया, तो अकेला बच जाएगा। तो श्रोताओं, ये बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी जो हमारे नए रचनाकारों को कई बार अमूमन नहीं होती है। जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य के जो जानकार हैं, वो तो इस बात को पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे नवोदित लेखक रचनाकार हैं जो साहित्य नहीं पढ़े हुए हैं परंतु मन में भाव उठते हैं और वो लिखना शुरू कर देते हैं। तो वो भी इस तरह की जानकारी के माध्यम से अपना जो साहित्यिक ज्ञान है, जो अपना छंद विधान है, छंदिक ज्ञान है, उसको बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही मूल्यवान। आप हमारे इस साहित्यिक चैनल साहित्य धारा में पधारे, आपने इतना समय दिया, हमारे श्रोताओं को बहुत ही मूल्यवान जानकारी आपके माध्यम से मिली। हम समझते हैं कि हमारे श्रोताओं का बहुत भला होगा इससे, और निस्संदेह आपकी इस जानकारी के लिए हम आपका बेहद आभार व्यक्त करते हैं और आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार और जय हिंद। धन्यवाद।